दोस्तों, पत्नी को लगी लड़कों की लत। पति को जब इस बात का पता चला, दोस्तों, यह सच्ची कहानी कर्नाटक के जिला बेलगाम की है। दोस्तों, कहानी सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम लिखें। दोस्तों, कल्पना चाहती तो बसवराज के साथ बड़े आराम से जिंदगी काट सकती थी, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षाएं इतनी बड़ी थीं कि उन्हें गलत रास्ता ही पूरी कर सकता था। आखिर उसने पति को तो शिकार बनाया ही, खुद भी जेल चली गई। अब 31 वर्षीय कल्पना बसु कर्नाटक के जिला बेलगाम में आने वाले तालुका माहिर की रहने वाली थी। उसका जन्म एक मध्यवर्गीय किसान परिवार में हुआ था। उसके जन्म के कुछ दिनों पहले ही पिता का निधन हो गया था। मां ने मेहनत मजदूरी कर उसे पाला पोसा। पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण वह ज्यादा पढ़ाई लिखाई भी नहीं कर पाई थी। कल्पना खूबसूरत होने के साथ साथ महत्वाकांक्षी भी थी। वह चाहती थी कि उसे ऐसा जीवनसाथी मिले जो उसकी तरह हैंडसम हो और उसकी भावनाओं की कद्र करते हुए सभी इच्छाओं को पूरा करे। लेकिन उसके इन सपनों पर पानी तब फिर गया जब उसकी शादी एक ऐसे मामूली टैक्सी ड्राइवर बसवराज बसु के साथ हो गई, जो उसके सपनों के पटल पर कहीं भी फिट नहीं बैठता था। 38 वर्षीय बसवराज बसु उसी तालुका का रहने वाला था जिस तालुका में कल्पना रहती थी। प्यार तो उसे बचपन से ही नहीं मिला था। उसके पैदा होने के बाद ही माँ बाप दोनों की मौत हो गई थी। उसे नाना नानी ने पाल पोस कर बड़ा किया था। नाना नानी की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण वह भी पढ़ लिख नहीं सका। जिंदगी का बोझ उठाने के लिए जैसे तैसे वह टैक्सी ड्राइवर बन गया था। ड्राइविंग का लाइसेंस मिलने पर वह माहिर शहर आकर कैब चलाने लगा। जब वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया तो नाते रिश्तेदारों ने उसकी शादी कराने की सोची। आखिरकार उसकी शादी कल्पना से हो गई। खुले विचारों वाली कल्पना से शादी करके वह खुश था, लेकिन कल्पना उससे खुश नहीं थी। ड्राइवर के साथ शादी हो जाने से उसकी सारी ख्वाहिशों और सपनों पर जैसे पानी फिर गया था। पति के रूप में एक मामूली टैक्सी ड्राइवर को पाकर उसके सारे सपने कांच की तरह टूटकर बिखर गए थे। कुल मिलाकर बसवराज बसु और कल्पना का कोई मेल नहीं था, लेकिन मजबूरी यह थी कि वह करती भी तो क्या। बसवराज बसु अपनी आमदनी के अनुसार पत्नी की जरूरतों को पूरी करने की कोशिश करता था, पर पत्नी की ख्वाहिशें कम नहीं थीं। उसकी आकांक्षाएं ऐसी थीं जिन्हें पूरा करना बसवराज के वश की बात नहीं थी। लिहाजा वह अपनी किस्मत को ही कोसती रहती। समय अपनी गति से चलता रहा। कल्पना 2 बच्चों की मां बन गई। इसके बाद कल्पना की जरूरतें और ज्यादा बढ़ गई थीं, जिन्हें बसवराज बसु पूरा नहीं कर पा रहा था। ऐसी स्थिति में कल्पना की समझ में नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे। उसका पति जब घर से टैक्सी लेकर निकलता था तो तीसरे चौथे दिन ही घर लौटकर आता था। घर आने के बाद भी वह कल्पना का साथ नहीं दे पाता था। ऐसे में कल्पना जल बिन मछली की तरह तड़प कर रह जाया करती थी। उड़ान के लिए कल्पना को लगे पंख। कल्पना खूबसूरत और जवान थी। बस्ती में ऐसे कई युवक थे जो उसको चाहत भरी नजरों से देखते थे। एक दिन कल्पना के मन में विचार आया कि क्यों न ऐसे युवकों से लाभ उठाया जाए। इससे उसके सपने तो पूरे हो ही सकते हैं, साथ ही शरीर की जरूरत भी पूरी हो जाएगी। यही सोचकर कल्पना ने उन युवकों को हरी झंडी दे दी। कई युवक उसके जाल में फंस गए। बच्चों के स्कूल और पति के काम पर जाने के बाद वह मौका देखकर उन्हें घर बुलाकर मौज मस्ती करने लगी, साथ ही उनसे मनमुताबिक पैसे भी लेने लगी। कल्पना का रहन सहन और घर के बदलते माहौल को पहले तो बसवराज समझ नहीं सका, लेकिन जब सच्चाई उसके सामने आई तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि जिस पत्नी को वह अपनी जान से भी ज्यादा चाहता है, जिसके लिए वह रात दिन मेहनत करता है, उसके पीठ पीछे वह इस तरह का काम करेगी। उसने यह भी नहीं सोचा कि दोनों बच्चों पर इसका क्या असर पड़ेगा। मामला काफी नाजुक था। मौका देखकर बसवराज बसु ने जब कल्पना को समझाना चाहा तो वह उस पर ही बरस पड़ी। उसने पति को घुड़कते हुए कहा कि तुम्हारे और बच्चों के स्कूल चले जाने के बाद अगर मैं अकेली रहती हूँ, ऐसे में अगर मैं किसी से 2-4 बातें कर लेती हूँ तो इसमें बुरा क्या है। तुम्हें यह अच्छा नहीं लगता तो मैं आत्महत्या कर लेती हूँ। कल्पना का बदला व्यवहार और माहौल देखकर बसवराज बसु यह बात अच्छी तरह से समझ गया कि कल्पना को समझाने बुझाने से कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए उसने उस जगह को छोड़ देना ही सही समझा। वह पत्नी और बच्चों को लेकर बेलगाम शहर चला गया। वहां बसवराज कुचड़े थाने के अंतर्गत आने वाले अनु अपार्टमेंट में किराए का फ्लैट लेकर रहने लगा। उसने टैक्सी चलानी बंद कर दी और किसी की निजी कार चलाने लगा। उसे विश्वास था कि बेलगाम में रहकर पत्नी के आशिक छूट जाएंगे और वह सुधर जाएगी। लेकिन बसवराज की यह सोच गलत साबित हुई। कल्पना चतुर और स्मार्ट महिला थी। बेलगाम आकर वह और भी आजाद हो गई।
यहाँ उसे न समाज का डर था और न गांव का। उसने उसी अपार्टमेंट में रहने वाले पंकज पवार नाम के युवक को फांस लिया। पंकज एक निजी कंपनी में डाटा एंट्री ऑपरेटर था। वह मडगांव का रहने वाला था। बसवराज की सोच हुई गलत साबित। 31 वर्षीय पंकज पवार की शादी हो चुकी थी। उसके 2 बच्चे भी थे। लेकिन वह कल्पना के लटकों झटकों से बच नहीं सका। कल्पना से संबंध बन जाने के बाद पंकज पवार उसके फ्लैट पर आने जाने लगा। एक दिन पंकज कल्पना से मुलाकात कराने के लिए अपने 3 दोस्तों सुरेश सोलंकी, अब्दुल शेख और आदित्य को भी साथ ले आया। पहली ही मुलाकात में ही कल्पना ने उसके तीनों दोस्तों पर ऐसा जादू किया कि वे भी उसके मुरीद हो गए। उन तीनों से भी कल्पना के संबंध बन गए। कुछ ही दिनों में कल्पना के यहाँ आने वाले युवकों की संख्या बढ़ने लगी। धीरे धीरे कल्पना के कारनामों की जानकारी इलाके भर में फैल गई। उसकी वजह से बसवराज बसु की ही नहीं बल्कि पूरे मोहल्ले की बदनामी होने लगी। ऐसे में बसवराज का वहां रहना मुश्किल हो गया। दोनों बच्चे अब काफी बड़े हो गए थे। बसवराज बसु ने अपने बच्चों के भविष्य के मद्देनजर कल्पना को काफी समझाया, लेकिन अपनी मौजमस्ती के आगे उसने बच्चों को कोई अहमियत नहीं दी। कल्पना पर जब पति के समझाने का कोई असर नहीं हुआ तो वह उसे छोड़कर वहीं पर जाकर रहने लगा जहां वह नौकरी करता था। इसके बावजूद वह अपनी पूरी पगार लाकर कल्पना को दे जाता था। हालांकि कल्पना के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। बसवराज बसु के जाने के बाद वह और भी आज़ाद हो गई थी। वह अपने चारों दोस्तों के साथ बारी बारी से घूमती फिरती और मौज मजा करती। इसके अलावा वह उनसे अच्छी खासी रकम भी ऐंठती थी। वह पूरे समय अपने रुपयौवन को सजाने संवारने में लगी रहती थी। यहाँ तक कि अब वह घर पर खाना तक नहीं बनाती थी। खाना पकाने के लिए उसने अपने प्रेमी अब्दुल शेख की पत्नी सिमरन शेख को सेवा में रख लिया था। 2 अप्रैल 2018 को बसवराज बसु की जिंदगी का आखिरी दिन था। एक दिन पहले उसे जो पगार मिली थी उसे पत्नी को देने के लिए वह 2 अप्रैल को दोपहर में फ्लैट पर पत्नी के पास पहुंचा। घर का जो माहौल था उसे देखकर उसका खून खौल उठा। कल्पना ने बेशर्मी की हद कर दी थी। वहां पर सुरेश सोलंकी, आदित्य और अब्दुल शेख जिस अवस्था में थे उसे देखकर साफ लग रहा था कि कल्पना उनके साथ क्या कर रही थी। यह देखकर बसवराज का खून खौल गया। वह पत्नी को खरी खोटी सुनाते हुए बोला, मैं तुम्हें खर्चे के लिए पैसे देने के लिए आता हूं, लेकिन तुम्हारा यह घिनौना रूप देखकर तुम्हें पैसा देने और यहां आने का मन नहीं होता, लेकिन बच्चों के लिए यह सब करना पड़ता है। बसवराज की मौत आई रस्सी में लिपटकर पति की बात सुनकर कल्पना डरी नहीं बल्कि वह भी उस पर हावी होते हुए बोली, तो मत आओ। मैंने तुम्हें कब बुलाया और पैसे मांगे? तुम क्या समझते हो मेरे पास पैसे नहीं हैं? तुम कान खोल कर सुन लो, मैं जिस ऐशो आराम से रह रही हूं वह तुम्हारे पैसों से नहीं मिल सकता। तुम्हारी पूरी पगार से तो मेरा शैम्पू ही आएगा। रहा सवाल बच्चों का तो उनकी चिंता तुम छोड़ दो। कल्पना की यह बात सुनकर बसवराज बसु को जबरदस्त धक्का लगा। इसके बाद पति पत्नी के बीच झगड़ा बढ़ गया। तभी गुस्से में आग बबूला कल्पना ने अपने तीनों प्रेमियों को इशारा कर दिया। कल्पना का इशारा पाते ही उसके तीनों प्रेमियों ने मिलकर बसवराज बसु को पीट पीट कर बेदम कर दिया। शारीरिक रूप से कमजोर बसवराज बसु बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। उसी समय अब्दुल शेख की बीवी सिमरन भी वहां आ गई। तभी कल्पना के घर के अंदर बंधी नायलॉन की रस्सी खोलकर बसवराज के गले में डालकर पूरी ताकत से उसका गला कस दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। यह देखकर सिमरन सहम गई। टुकड़ों में बंट गया पति अब्दुल शेख और कल्पना ने सिमरन को धमकी दी कि अपना मुंह बंद रखे, अगर मुंह खोला तो उसका भी यही हाल होगा। डर की वजह से सिमरन चुप रही। कल्पना और उसके प्रेमियों का गुस्सा शांत हुआ तो वे बुरी तरह घबरा गए। हत्या के समय पंकज वहां नहीं था। थोड़ी देर सोचने के बाद कल्पना और उसके प्रेमियों ने बसवराज बसु की लाश ठिकाने लगाने का फैसला ले लिया। कल्पना ने शव ठिकाने लगवाने के मकसद से पंकज को फोन करके बुला लिया, लेकिन पंकज को जब हत्या का पता चला तो वह घबरा गया। पहले तो पंकज ने इस मामले से अपना हाथ खींच लिया, लेकिन अपनी प्रेमिका कल्पना को मुसीबत में घिरी देखकर वह उसका साथ देने के लिए तैयार हो गया। चारों ने मिलकर बसवराज बसु के शव को बाथरूम में ले जाकर उसके 3 टुकड़े किए और उन टुकड़ों को कपड़ों में लपेटकर प्लास्टिक की 3 बोरियों में भर दिया। मौका देखकर उसी रात 12 बजे इन लोगों ने तीनों बोरियों को अब्दुल शेख की कार की डिक्की में रख दिया। इसके बाद ये लोग कुड़चड़े महामार्ग के अनमोड़ घाट गए और उन बोरियों को 1-1 किलोमीटर की दूरी पर घाट की घाटियों में दफन करके लौट आए। जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे वैसे इस हत्याकांड के सभी अभियुक्त बेखबर होते गए। उनका मानना था कि इस हत्याकांड से कभी पर्दा नहीं उठेगा और उनका राज राज ही रह जाएगा।
लेकिन वे यह भूल गए थे कि उनके इस राज की साक्षी अब्दुल शेख की बीवी सिमन शेख थी, जिसकी आंखों के सामने बसवराज बसु की हत्या का सारा खेल खेला गया था। वह इस राज को अपने सीने में छिपाए हुए थी। पता नहीं क्यों सिमन को हत्या में शामिल लोगों से डर लगने लगा था। यहाँ तक कि अपने पति से भी उसका विश्वास नहीं रहा। उसे ऐसा लगने लगा जैसे उसकी जान को खतरा है। वे लोग अपना पाप छिपाने के लिए कभी भी उसकी हत्या कर सकते हैं। इस डर की वजह से सिमन शेख बेलगाम की जानी मानी पत्रकार उषा नाइक देईकर से मिली और उसने बसवराज बसु हत्याकांड की सारी सच्चाई बता दी। आखिर राज खुल ही गया। बसवराज बसु की हत्या की सच्चाई जानकर उषा नाइक के होश उड़ गए। उन्होंने सिमन शेख को साहस और सुरक्षा का भरोसा देकर मामले की सारी जानकारी बेलगाम कुर्चडे पुलिस थाने के थाना प्रभारी रविंद्र देसाई और उनके वरिष्ठ अधिकारियों को दी। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में थाना प्रभारी रविंद्र देसाई ने अपनी जांच तेजी से शुरू कर दी। उन्होंने 24 घंटे के अंदर बसवराज बसु हत्याकांड में शामिल कल्पना बसु के साथ पंकज पवार, अब्दुल शेख और सुरेश सोलंकी को गिरफ्त में लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के सामने पेश किया, जहां सीपी अरविंद गवस ने उनसे पूछताछ की। पुलिस गिरफ्त में आए चारों आरोपी कोई पेशेवर अपराधी नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया था। 9 मई 2018 को उन्हें गिरफ्तार कर पुलिस अनमोड़ घाट की उस जगह पर लेकर गई जहां उन्होंने बसवराज बसु के शव के टुकड़े दफन किए थे। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने शव के तीनों टुकड़ों को बरामद कर लिया। घटना के समय बसवराज जींस पैंट पहने हुए था। उसकी पैंट की जेब में उसका ड्राइविंग लाइसेंस मिला, जिससे यह बात सिद्ध हो गई कि शव बसवराज का ही था। शव को कब्जे में लेने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए मड़गांव के बाम्बोली अस्पताल भेज दिया। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए कल्पना बसु, पंकज पवार, सुरेश सोलंकी और अब्दुल शेख से विस्तृत पूछताछ करके उनके विरुद्ध भांदमवी की धारा 302, 201 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। फिर चारों को मड़गांव मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। कथा लिखे जाने तक इस हत्याकांड का एक आरोपी आदित्य गुंजर फरार था, जिसकी पुलिस बड़ी सरगर्मी से तलाश कर रही थी।